has maximum resistance. तो तीन फिगर इस तरह का दिया हो सकता है, L है, 2 है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स है 3a, और L सपोज L का वैल्यू L/2 है। थर्ड जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे a ही लेते हैं, a ये है आपका a/2, और यहाँ पे आपका है 4L, 4 टाइम्स, इस लेंथ का 4 टाइम्स। ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर का एक क्वेश्चन जनरली पूछता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 वायर दिया हुआ है, देयर आर 3 वायर्स व्हिच आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तीनों जो है सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है। इसका मतलब क्या, रेसिस्टिविटी सेम, रो का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फर्स्ट के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू a है, लेंथ l है। सेकंड के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3a है, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 3 टाइम्स, और लेंथ जो है फर्स्ट थर्ड जो वायर है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2 है, इसके कंपैरिजन में हाफ एरिया है, और इसका जो लेंथ है फर्स्ट के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है। तो ध्यान दोगे, अभी जो हम एक एक्सप्रेशन बताए, एक फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस होता है R = ρL/A, यही फॉर्मूला के यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, which one has maximum resistance, तीन वायर्स दिया हुआ है, और इसमें तीनों में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट वाले के केस में हम लोग बोलेंगे R1, इसको हम लोग R1 बोल लेते हैं, आंसर भी कर सकते हो। लेट the resistances of first, second and third wires are R1, R2 and R3 respectively। तो R1 यदि हम लोग फाइंड करें, R1 रेसिस्टिविटी सेम है, तो फर्स्ट वाले का लेंथ कितना, तो L की जगह पे तो लेंथ L ही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो A है, तो हम बोलेंगे R1 का वैल्यू तो है ρL/A, ठीक है। सेकंड का देखते हैं R2, तो हम बोलेंगे ρL, ये फॉर्मूला ρL, L की जगह पे क्या लेना होगा, देखो तो L/2, सेकंड का जो लेंथ है वो है L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेकंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 3 है, इस तरह से लिए। तो देखो L/2, ये जो डिवाइडेड बाय 2 है, ये तो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, यस। तो आपका होगा, तो 3 × 6 हो जाएगा, मतलब इसको यदि हम बाहर रखें, न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर रखें, तो हमारे पास आएगा क्या, 1/6। इसी तरह से थर्ड को ले लेते हैं हम लोग R3, फिर हम लोग बोलेंगे ρL/A, L के सॉरी 4L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या लेंगे, A/2, देखोगे A/2, 2 तो ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या है ρL/A। मतलब अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट का रेजिस्टेंस कितना है ρL/A, 1, ρL/A के कंपैरिजन में 1/6 है, मतलब उसका 1/6, तो इससे भी ये कम है, और ये कितना है ρL/A का 8 टाइम्स, मतलब सबसे ज्यादा किसका है, तीनों में सर R3 का है, R3 का है सर। हम लोग बोलेंगे द थर्ड वायर हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और यदि ये पूछता व्हिच वायर हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, तो कौन सा होता, सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला, क्योंकि ρL/A के कंपैरिजन में इसका 1/6 है,
मतलब सेकंड पे क्या है, सबसे कम रेसिस्टेंस है ना। तो मैक्सिमम पूछा है तो हम लोग बोलेंगे द थर्ड वायर हैज मैक्सिमम ये क्वेश्चन समझ गए अच्छे से? यस सर। यस सर सर। शॉर्ट लीजिए इसका, सिमिलर क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट लो, हो गया सर। ओके बेटा यस सर। ध्यान देना, एक क्वेश्चन इसी ढंग का हम देते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और Yes, हम sir. चाहेंगे इसका आंसर आपकी ओर से आए। एक क्वेश्चन इसी ढंग का हम देते हैं, देखो to double its length, then what will be the new resistance of the wire, डबल। ठीक है, डबल हो जाएगा डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, ये गलत आंसर है। ध्यान देना, क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से मिलेगा, एक वायर है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन जब भी इस ढंग का रहता है कि देयर आर टू वायर्स और फर्स्ट वायर का के कंपैरिजन में दूसरे वायर का वो लेंथ डबल है, तो हम बोलेंगे कि भाई वायर थिकनेस चलो दोनों का सेम है, लेंथ यदि डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, ऐसा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक वायर है, सपोज एक वायर है, इसको स्ट्रेच करके, मान लो कि मेल्ट करने के बाद स्ट्रेच करके खींच के क्या किया, इसको डबल कर दिया, और यदि डबल कर दिए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल होगा न्यू रेजिस्टेंस, ये गलत आंसर है। तो दूसरा 4 गुना होगा सर। कितना, 4 गुना। हाँ 4 सर टाइम्स, एरिया बाय 2 हो जाएगा ना, या बाय 2 हो जाएगा, राइट तो आंसर। वो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा। गुड, राइट आंसर, ठीक है। तो चलो क्यों हो रहा है, चलो ये हम समझा रहे हैं। मान लो फर्स्ट केस में हम लोग ये लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सारा एज्यूम करेंगे, आप मेंशन कर दो कि वायर का रेसिस्टिविटी को हम क्या लिए हैं, रो, लेंथ को हम लोग एज्यूम किए हैं एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एज्यूम किए हैं क्या, ए। ले, ये हमारा जंक्शन है, लेकिन इसको यदि हम स्ट्रेच कर दिए तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रेच करने से ये इसका लेंथ कितना हो गया, डबल हो गया, 2l हो गया। हाँ, अब खुद सोचो, मान लो कि आप कोई भी मिट्टी का लेई ही लेते हो, इतना बड़ा सिलिंड्रिकल शेप में लिए हो, उसको डबल लेंथ का जैसे ही करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए हम लोग बोलेंगे आर, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, जो फर्स्ट केस में दिया होता है उसको ओरिजिनल मानते हैं, बाद वाला जो है वो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट वाले को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड वाले को हम आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू ओ एल बाय ए, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू, तो हम बोलेंगे आर डैश इक्वल टू रो, अब हम बोलेंगे न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए न्यू लेंथ कितना है, 2l, फिर हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यू कितना है, a by 2, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, तो कितना हो जाएगा 4, रो l बाय 2। अब देखो रो l बाय e क्या था, किसका वैल्यू था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का, तो हम बोलेंगे 4r, तो यहीं से आपके पास सारा चीज आ गया, न्यू रेजिस्टेंस r डैश इक्वल टू 4r। तो बिल्कुल सॉल्व करने का या कैलकुलेशन का तरीका आपका यही होगा, जिस ढंग से हम सॉल्व किए हुए हैं। कि सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस को निकाल लिए,
ओरिजिनल रेसिस्टेंस को निकाल लिए और न्यू रेसिस्टेंस को कैसे निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। और रो एल बाई ए जो कि हमारा ओरिजिनल रेसिस्टेंस था उसके जगह पे आर लिख दिए, तो हमारे पास दिख रहा है न्यू रेसिस्टेंस आर डैश न्यू रेसिस्टेंस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस। यस क्लियर? सर, हाँ सर। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ले लिया सर। ठीक है, एक ओरल ही क्वेश्चन बताओगे। एक क्वेश्चन ये भी देता है कि एक वायर है और वायर को बेंड करके क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। मतलब ये सा जो वायर है इसको बेंड करके डबल कर देते हैं। ठीक है, कि एक वायर है बीच से बेंड के डबल कर देते हैं। मतलब ये जो वायर है हमारे पास, इसको हम डबल कर देते हैं, आप इसको डबल कर देते हैं, मतलब इस तरह से बेंड करके हम डबल किए। न्यू रेसिस्टेंस 1/4 होगा शायद। 1/4 रेजिस्टेंस। फोर्थ हो जाएगा, नहीं हाँ बिल्कुल सही। सर। यस सर। यस सर, क्योंकि लेंथ जो है वो हाफ हो रहा है हाफ हो जाएगा और एरिया डबल। एरिया डबल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा नीचे यहाँ आके, तो ओरिजिनल का कितना हो जाएगा 1/4। 1/4। सॉल्व करना होगा कि फर्स्ट केस में आप बोलोगे कि r है, सेकंड केस में r डैश है, l/2 पुट करोगे, 2a पुट करोगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 1/4 इनटू दिस वन। ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर। हाँ सर। ध्यान देना, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं और इसमें क्वेश्चन भी दे रहे हैं और बस हम समझा देंगे, कैलकुलेशन करना आपका है। ठीक है, बाद में आप खुद करेंगे। Find the length of the wire having specific resistance 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter, diameter, height millimeter, and resistance 10 ohm। ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एक वायर है और एल आपका मिसिंग है। ठीक है, एल फाइंड करना है। इस वायर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ध्यान देना एक न्यू वर्ड इन्वॉल्व किया है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, रो। हाँ रो मतलब रेसिस्टिविटी। हाँ रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, इसलिए ताकि आपको पता है तो ठीक है, रिपीट हो जाए, नहीं पता है तो जान लो। तो रेसिस्टिविटी दिया है, वायर का बोल रहा है डायमीटर दिया हुआ है और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। इस सर्किट में यदि कनेक्ट करें तो वो कितना रेसिस्टेंस क्रिएट करता है 10 ओम का। तो वायर का लेंथ कितना है, वायर का लंबाई निकालना। तो अभी जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे वो करना, R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, पुट करेंगे। लेंथ का वैल्यू फाइंड करना है ना, ये मिसिंग वैल्यू है, रो का वैल्यू पुट करेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पे क्या पुट करेंगे बताओगे? सर वो एरिया निकालेंगे सर 2 पाई आर लगा के, नहीं पाई आर स्क्वायर लगा के। पाई आर स्क्वायर। गुड,
वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो पाया लिखेंगे। और डायमीटर दिया है मतलब रेडियस वहां पे रेडियस 2.5 तो देखोगे डायमीटर जब दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर। ध्यान देना सबसे पहले इसको एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, हमारा पहला काम यही होगा। तो मीटर में जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा 5/1000। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड होगा, फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड होगा, तो फाइनली 1000 से डिवाइड होगा, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और यदि रेडियस हम बोलेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ होगा, मतलब 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है, देखो 5/2 के बदले बोलेंगे 2.5 और डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसको क्या लिखना होगा 10 टू द पावर 10 to the -3 मीटर। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को यदि आप इधर उधर सारा आप करते हो तो L की जगह पे क्या आएगा, देखो तो रो L इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय ये रो L इक्वल टू R, रो को आप डिवाइड करोगे इससे, दो से फाइनली अब आप वैल्यू पुट करोगे रेजिस्टेंस की जगह पे, या फिर फॉर्मूला लिख देते हैं R, एरिया की जगह पे क्या पुट करोगे पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, है ना। तो R की जगह पे पुट करोगे 10 ओम, पाई की जगह पे पुट करोगे 3.14, R की जगह पे क्या पुट करोगे दिस वन 2.5 into 10 to the power -3 का स्क्वायर, और रो का वैल्यू है 1.6 into 10 to the power -8। ये जो रो का वैल्यू दिया है वो सिल्वर का है, ठीक है, आपको बुक में मिल जाएगा, एक चार्ट मिलेगा सिल्वर का 1 ओम मीटर, है ना। तो बस आपके पास सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, ऐसा भी किसी ढंग का क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा, तो बस कैलकुलेशन है। स्क्वायर जब आप करोगे 2.5 का स्क्वायर होगा 625 मतलब 6.25, तो डिजिट के बाद पॉइंट है 10 टू द पावर -3 स्क्वायर होने के कारण 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, काटोगे जितना भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर, क्या कर लोगे आगे। यस सर। कर लेंगे सर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, ये क्वेश्चन ठीक है, एक डिफरेंट का क्वेश्चन है, तो ये भी आप कंप्लीट करोगे, ठीक। तो ठीक है, इसको आप कंप्लीट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाओगे जरूर कीजिए। हो गया सर। ठीक, आगे हम ओम्स लॉ बता रहे हैं और ओम्स लॉ के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट क्या है, at constant temperature Ohm's law states that at constant temperature the amount of current flowing through a circuit or electric circuit the amount of current flowing through an electric circuit is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor, ऐसा कुछ स्टेटमेंट। तो समझा रहे हैं स्टेटमेंट क्या कहता है, directly proportional to potential difference
across the ends of the conductor. That is I proportional to V, या आप बोल सकते हो V proportional to I। इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। देखोगे, सपोज कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लिए, करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, है ना, जो बल्ब का सिंबल है। ध्यान देना क्या करता है, यदि सिंपल लैंग्वेज में यदि समझाया जाए, बैटरी का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी पर डिपेंड करता है करंट का अमाउंट। यदि हम बोल रहे हैं कि 10 वोल्ट का बैटरी है और करंट यदि 2 एम्पियर, तो इस केस में सारा हम क्या कर रहे हैं, सारा जितना भी एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या हो गया, वायर को वही वायर यूज किए हैं, लोड बल्ब जो है वही है, ठीक है, टेम्परेचर वायर का सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का 10 वोल्ट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं, यदि हम 20 वोल्ट का कर देते हैं, तो करंट भी क्या पाते हैं कि करंट भी डबल हो जाता है 4 एम्पियर। यही स्टेटमेंट कर रहा है ओम्स लॉ का कि पोटेंशियल डिफरेंस यदि आप सर्किट का बढ़ाओ तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। हालांकि सिर्फ टेम्परेचर भी क्या है, ठीक है, लेकिन और भी चीजें जो है वो भी कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब वायर जो है वो वायर हम चेंज नहीं करेंगे। सर्किट में ऐसा नहीं किया, एक केस में जो वायर लगा है वो दूसरा ज्यादा लंबा वायर लगा, ज्यादा लंबा वायर लगा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन, एक्सटर्नल फैक्टर को क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट रखेंगे। तो जब एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो इस केस में पाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यदि बढ़ा है तो करंट भी बढ़ता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो स्टेटमेंट एक एक करके आप देखो, एक एक टर्म को आप समझो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, एक्सटर्नल फैक्टर है ये कांस्टेंट रखोगे, तो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंपली बोलेंगे बैटरी का। लेकिन आप ये भी तो देखो कि बैटरी या सेल के बजाय मेन सोर्स जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वहां पे तो बैटरी कोई यूज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो बैटरी जो जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है उसी तरह से मेन सोर्स भी, जो हम लोग 20 वोल्ट का हम लोग करंट सप्लाई लेते हैं तो वहां पे 220 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। तो वही बात किया गया है कि भाई सेल हो, बैटरी हो या दूसरा भी कोई सोर्स हो सकता है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो, इसलिए सिर्फ यहाँ पे बैटरी बोलना गलत होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका बैटरी, ये नहीं बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, the amount of current is directly proportional to potential difference. किसका potential difference, potential difference across the ends of the conductor। तो ये जो ends है वायर या कंडक्टर का जो ends है इसमें तो वो 10 वोल्ट है तो हम बोलेंगे वायर के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो वही बोला गया the amount of current is directly proportional to potential difference, ठीक है। क्लियर है, स्टेटमेंट समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो
प्रोपोर्शन का सिंबल जब भी हम लोग हटाते हैं, अभी तक तो हमेशा से करते रहे हैं, प्रोपोर्शन का सिंबल हटाते हैं तो इक्वल टू देते हैं। अब इक्वल टू तो दिए, लेकिन इक्वल टू तभी दे सकते हैं जब कांस्टेंट हम दे, ये पता चलता है कि एक के बढ़ाने से दूसरा तो बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, किस रेट से बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक कांस्टेंट देते हैं, और यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं बोलो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 by r, 1 by r into, फाइनली वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल टू v by r। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा है, ये अमाउंट ऑफ, कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट का भी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, इसको यदि हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें VI ग्राफ के रूप में, VI ग्राफ के रूप में, तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। जैसे यदि हम दिखाएं कि करंट का अमाउंट यदि हम दिखा रहे हैं 2 है, ये 4 है, ये क्या है 6 है, 10 है, 20 है, 30 है, तो हम बोलेंगे 10 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट, तो 10 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट ये होगा, 20 वोल्ट पे 4 एम्पियर करंट ये होगा, 30 वोल्ट पे 6 एम्पियर करंट ये होगा। जब आप इसको जॉइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विद सम स्लोप, बिल्कुल यहाँ पे ग्राफ का कुछ कॉन्सेप्ट आपका आएगा जो क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। स्लोप निकालना आप जानते हो, एसटी ग्राफ में स्लोप निकालते थे, मान लो टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता था। यहाँ पे भी कुछ मिलेगा, ध्यान देना, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ का यदि आप स्लोप निकालते हो तो रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। VI ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, रेसिस्टेंस मिलेगा। रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं जानने का, इसको हम निकाल रहे हैं स्लोप, तो R इक्वल टू हम सीधे बोलेंगे, R इक्वल टू रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, लिखेंगे स्लोप ऑफ VI ग्राफ, है ना। और VI ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं, तो ग्राफ को लेंगे हम और इसका देखेंगे वर्टिकल कितना चेंज हो रहा है, या तो आप बोलो वर्टिकल चेंज या फिर बोल सकते हो चेंज अलोंग Y एक्सिस। तो आप बोलोगे, देखोगे यहाँ पे 30 है, ये 6 है, आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो रीडिंग देखने के लिए। तो देखो क्लास ठीक है। तो देखोगे यदि हम स्लोप निकालना चाहते हैं इसका, यदि हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ ये है जो हम मान लो कि डार्क कर रहे हैं, ये रीड मार्कर भी यूज करते हैं, ये ग्राफ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सिस है, ये करंट का एक्सिस। तो हम ग्राफ का क्या करेंगे, ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए करते हैं वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय, कैसे निकलेगा, ग्राफ स्टार्ट हुआ यहाँ से खत्म हुआ यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन है O, फाइनल पोजीशन है, चलो यदि हम लिख दिए A, ग्राफ OA है, इनिशियल पोजीशन O, फाइनल पोजीशन क्या है A, तो हम बोलेंगे चलो इसको यदि हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को ही चेंज बोलते हैं, और यहाँ पे वर्टिकल चेंज, तो बोलेंगे फाइनल कितना 30, इनिशियल कितना 0 माइनस इनिशियल, ठीक है। इसी को यदि हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यदि फाइनल कितना 6, इनिशियल कितना 0, तो हम बोलेंगे 6 माइनस 0 है ना, तो 5 30/6, फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है 5, तो हम बोलेंगे यही है 5 ओम। मतलब ग्राफ में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा देता है, ग्राफ दे दिया, VI ग्राफ दे दिया, और वहां पे आपको पूछेगा
कि रेजिस्टेंस क्या है वायर का, तो हम लोग क्या करेंगे, VI ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे। जब स्लोप निकल जाएगा वही स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। करते हो अभी तक? ठीक है, ठीक है ना? हाँ sir. सर हाँ sir. स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसलिए समझ लो, ठीक है, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड और कुछ पॉइंट हम बताने वाले हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इरेज करने वाले हैं। ले लिया sir. ठीक, गुड। ध्यान देना, बाय द वे आपके पास VI ग्राफ के बजाय दे देता है IV ग्राफ, IV ग्राफ, और ग्राफ इस तरह से दे दिया है। आप पाओगे करंट का वैल्यू मान लो कि ये एम्पियर है, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 एम्पियर है, यहाँ पे मान लो कि देख रहे हो 20 40 60 इस तरह से सो ऑन पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको दिख रहा है। तो या 10 20 और यहाँ पे है 30। तो यदि VI ग्राफ के बजाय IV ग्राफ दिया हुआ है तो आप स्लोप निकालोगे, रेसिस्टेंस नहीं निकलेगा, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो स्लोप निकालोगे, स्लोप और IV ग्राफ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/r का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो स्लोप का मतलब क्या, वर्टिकल चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 3। हॉरिजॉन्टल चेंज यदि करेंगे, इसी को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाए, फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 0, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 3/30 काटोगे तो वैल्यू आएगा 1/10, मतलब ये किसका वैल्यू है, 1/r का वैल्यू है। तो इसलिए आप बोलोगे रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस आप इसको पलट दोगे, वैल्यू आएगा 10 ओम. तो VI ग्राफ यदि लेते हो, जिस टर्म को पहले बोलते हैं VI बोल रहे हैं, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस वर्टिकल एक्सिस पे होगा, और जब IV बोल रहे हैं IV मतलब I यहाँ पे है और V यहाँ पे है ना, तो ये आपका देता है। फिर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दे देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा भी रहता है कि एक VI ग्राफ दिया हुआ है और दो अलग अलग कंडक्टर के, एक कंडक्टर है A और एक कंडक्टर है B, दो अलग अलग कंडक्टर के लिए VI ग्राफ शो किया है, एक A के लिए है और एक B के लिए है। और पूछेगा कि इस कंडक्टर में टेम्परेचर ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आसानी से बोलोगे रेजिस्टेंस, ध्यान देना VI ग्राफ में स्लोप किसका ज्यादा है, तो हम बोलेंगे स्लोप A का ज्यादा है, स्लोप A का ज्यादा है। स्लोप का मतलब क्या, इंक्लिनेशन, याद करना ग्राफ में आप ऐसे ही देखते थे, इंक्लिनेशन से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि जब स्लोप A का ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, A का ज्यादा है। आप इसे लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। याद करना रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वही जो थ्योरी है उसी से आपके पास बोल सकते हो कि जब ए कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब इस कंडीशन में टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ पे बोलोगे टेम्परेचर ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली पूछ देता है ग्राफ में और टेम्परेचर भी पूछ देता है। ठीक है, और VI ग्राफ को दिया, यदि यहाँ पे बोल देता IV ग्राफ है, IV तो उल्टा रिलेशन रखना, IV जब ग्राफ है मतलब A का स्लोप ज्यादा है तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इसका कम है। ठीक है, क्योंकि IV ग्राफ में रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलता है।
है ना? तो ये है, क्लियर है यहाँ तक? अभी तक जितना कुछ बताया है समझ गए हो आप? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये भी आप कॉपी कर लो, और ये पॉइंट भी हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पे नोट के तौर पर। स्लोप ऑफ VI ग्राफ gives resistance, ठीक है? ठीक, इरेज करें इसको? Yes, sir. ठीक, देखो आगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप रेसिस्टेंस के बारे में जान चुके हो, है ना? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, वो क्या है और किस तरह से होता है, तो हम लोग समझते हैं। देखोगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेसिस्टर क्या है। रेसिस्टर आप देखो कि कोई भी, जैसे मान लो कि मोबाइल का चार्जर यदि है, उसको आप खोलोगे तो आप रेसिस्टर कुछ पाओगे। Yes, sir. सपोज कोई कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप का जो आप सीपीयू देखते हो, सीपीयू को यदि आप खोलते हो तो उसमें एक मदरबोर्ड आपको, मदर हाँ. छोटा छोटा कोई सिलिंड्रिकल शेप का, है ना? तो थोड़ा सा मान लो कि यहाँ पे दबा हुआ भी इस तरह के शेप होता है, तो सिलिंड्रिकल शेप आपको इस तरह का मिलेगा, और उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 10। इसका मतलब क्या है कि वह एक डिवाइस है जो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। एक 2 ओम यदि लिखा है मतलब 2 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इसी में यदि 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 10 ओम रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। रीजन ये कि जैसे मदरबोर्ड ही है, कि सीपीयू जितना करंट ड्रॉ कर रहा है, सपोज 2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो उसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का हर एक पार्ट में 2 एम्पियर करंट का जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि बहुत कम करंट चाहिए, ज्यादा करंट 2 एम्पियर यदि जाएगा तो उसको क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, जल जाएगा, वो बंद कर जाएगा। तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, करंट के अमाउंट को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, तो बस रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे। और रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, एक डिवाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टर बोर्ड, ठीक है, रेसिस्टर बोर्ड। अब यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं। मान लो कि आपके पास दे देगा कि सिर्फ आपके पास 2 ओम का रेसिस्टर्स है, आपके पास बहुत सारे रेसिस्टर और सारा 2 ओम करके, और आपको यदि बोला जाएगा कि 5 ओम का रेसिस्टेंस आपको चाहिए, कैसे निकालोगे, कैसे बनाओगे, वो 2 ओम का ही रेसिस्टर को कंबाइन करके कैसे बनाओगे, ठीक है? तो यदि हम इस तरह से कर लेते हैं कि एक रेसिस्टर है, ये दूसरा रेसिस्टर है, और इस तरह से यदि हम कनेक्शन रख लेते हैं, तो आप पाओगे कि 5 ओम का रेसिस्टेंस देगा, 2 ओम 2 ओम 4 ओम। उसके बाद जब दूसरा रेसिस्टेंस क्रिएट किए, ऐड किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, एक के बाद दूसरा। तो ये सिंपली ऐड हो जाता है, 2 ओम एंड 2 ओम 4 ओम हो जाता है। 4 ohm. और ये जो ऊपर और नीचे है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या होता है, 2 और 2 मिलकर 1 ओम हो जाता है। क्यों होता है, ये कहां से आएगा, इसका डेरिवेशन कहां से है, या फिर 5 ओम के बजाय मुझे देता है कि 8 ओम या 6 ओम, सॉरी 7 ओम का चाहिए, तो कैसे कनेक्शन कर सकते थे। तो यदि हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, मतलब 2 रेसिस्टर को, 2 या 2 से अधिक रेसिस्टर को हम के बाद दूसरा मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पैरेलल, एक के बाद दूसरा तीसरा, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, ठीक है? तो यही सब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये आता है, व्हाट इज
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। मतलब जब भी हम लोग रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्शन करते हैं, इसका क्या मतलब है, पहला। दूसरा, यदि हम कई रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, 1 2 3, मान लो कि 3 ही है, तो तीनों मिलके टोटल कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो क्वेश्चन इसी में ऐड कर देता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द combination of resistors connected in series। मतलब कई रेसिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल इक्विवेलेंट का मतलब क्या, तीनों मिलके टोटल कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उसका फार्मूला डेराइव करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अच्छा सर, ये वाला जो डायग्राम आप बनाए इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? बस रेजिस्टर का अगर मिला है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 2 4 और यहाँ 2 और 2 मिलकर 1 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। मतलब 2 2 4 और 5। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 ओम होगा, तो अभी डेरिवेशन जो फॉर्मूला डेराइव करेंगे ना, तो उसके बाद आप आसानी से ठीक है। तो इसको हम फिर से उठाते हैं जब वो हम एक्सप्रेशन समझा देते हैं। क्लियर ना? यस सर। ठीक है, what is this combination of the expression write the expression of equivalent resistance of the combination of resistors connected in series। connected series, ध्यान देना। तो इसके लिए एक डायग्राम वाले सिंबल, इसका डेफिनेशन पे हम आते हैं। सपोज हम क्या किए, एक बैटरी लिए, 3 सेल का बैटरी दिखाए हुए हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। 3 वोल्ट का बैटरी है, कैपिटल P, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। मान लो कि एक रेसिस्टर कनेक्ट किया जिसका रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस तो हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एक का रेसिस्टेंस R1, ठीक है। फिर एक दूसरा लिए, इसका रेसिस्टेंस है R2। एक तीसरा रेसिस्टेंस लिए या रेसिस्टर लिए, इसका है R3। यहाँ पे स्विच ऑन है। एमीटर का सिंबल दिए, एमीटर क्या करता है, सर्किट में कितना करंट है ये मेजर करता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मेजर करता है। तो एमीटर कनेक्ट कर दिए। जो एमीटर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पाथ में ही कनेक्ट करते हैं। और R1 ये जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका जो एंड है ए बी मान लो कि बोल सकते हैं, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करने के लिए चलो यदि हम लोग कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर, तो पाएंगे मान लो कि इसका रीडिंग आ रहा है V1, इसका रीडिंग कितना आया V1, और इसके अक्रॉस हम पा रहे हैं मान लो कि इसका रीडिंग है V2। एक तीसरा जो रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सपोज V3, और करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट पूरे सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है I अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है ना, I अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, करंट I है, कहां से पता चल रहा है, एमीटर से, ठीक है। और एमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, याद करना। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट के बीच का। मान लो ये पॉइंट का नाम है A और ये है B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि V1, क्योंकि यहाँ पे दो अलग पॉइंट है, इसलिए हो सकता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या, V2। ये अलग पॉइंट्स है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज V3। तो अब हम बोलेंगे कि जब ये जो रेसिस्टर्स हम कनेक्ट किए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक का यदि हम लोग बोलेंगे ये हेड है, ये टेल है, तो फर्स्ट के टेल के साथ दूसरे का हेड कनेक्टेड है ना, एक के बाद दूसरा, मतलब इसका यदि टेल है तो इसका ये हेड, फिर इसका यदि टेल है तो थर्ड वाले का हेड है। इस तरह का यदि कनेक्शन है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, क्योंकि करंट को पास करने के लिए एक ही पाथ मिलता है, बस करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसे जाएगा, एक ही पाथ मिल रहा है। इस कारण से क्या होगा, R1, R2 और R3 तीनों में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यही है सीरीज कॉम्बिनेशन का बोल सकते हो पहचान, कि तीनों में क्या है, करंट का वैल्यू क्या है, सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस डिफर कर सकता है, V1, V2, V3 तीनों अलग अलग है। हाँ, चांस है कि तीनों में से दो इक्वल है या तीनों भी इक्वल हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे। तीनों रेसिस्टेंस यदि सेम लो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन यदि अलग अलग रेसिस्टेंस लिए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डेफिनेशन क्या आ रहा है, देखोगे, इफ हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बोलेंगे, टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट flowing through all the resistors is same and potential differences across the resistors may differ। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे कि दो या दो से अधिक रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कब, जब करंट का वैल्यू क्या है, सेम, तीनों में, तीन है तो तीन, चार है तो चारों में सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या तो सेम होगा या फिर क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब आपके पास डेरिवेशन या फॉर्मूला क्या आपको डेराइव करना है, देखोगे, यदि आप क्या करते हो, मान लो कि तीन रेसिस्टर लेते हो, एक मान लो कि 2 ओम का, एक 3 ओम का और एक 5 ओम का। तो तीन रेसिस्टेंस जो ये कनेक्टेड है सीरीज में, टोटल कितना रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो जनरली एक के बाद जब दूसरा कनेक्टेड है तो सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाता है, एडिशन हो जाता है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, मतलब 10 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये तो ठीक है, ये तो हम तो अपने से तो लॉजिक लगा नहीं सकते हैं, क्यों ऐसा है, चलो हम लोग डेराइव करते हैं। मतलब टोटल रेसिस्टेंस यदि हम लोग R बोलेंगे तीनों के लिए, या RS, S फॉर सीरीज, मतलब तीन रेसिस्टर यदि सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों मिलके टोटल रेसिस्टेंस RS यदि क्रिएट कर रहा है, तो RS का वैल्यू कितना होगा, R1 + R2 + R3। यही फॉर्मूला है, और इसी को क्या करना है, आपको डेराइव करना है, ठीक है। तो चलो यही डेरिवेशन हम लोग करते हैं, डेराइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं, डेफिनेशन लिखे कि छोड़ दें जो भी हम बताए, चलो लिख देते हैं सर लिख दीजिए। सर लिख दीजिए। लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, और उसके बाद एक बार मिटाना भी पड़ सकता है, ठीक है।
लाइट कट गया इसलिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पोर्शन पे ना, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। एक ही बल्ब जल रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बल्ब बस ऑफ। नहीं सर ठीक है, उतना भी कुछ दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा ही सा है उधर। चलो बढ़िया। देखो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स are said to be connected in series if current flowing through all the resistances, all the resistors लिखते हैं, resistors is same and potential differences across resistors may differ। ठीक है, यही है डेफिनेशन कि दो या दो से अधिक रेसिस्टर को हम बोलेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है जब जितने भी है, दो या दो से ज्यादा जितने भी है, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट का वैल्यू क्या है, सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफर कर सकता है। ध्यान देना, मे डिफर लिखे हुए, मे डिफर लिखे में इसका मतलब क्या, डिफर कर सकता है, हाँ इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये मे ये वर्ड यूज किया। ठीक है, तो अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेशन पे आएंगे, डेरिवेशन पे आएंगे, और एक्सप्रेशन पे हम मेंशन करेंगे कि कोई एक सर्किट है जिसमें तीन रेसिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस कितना है, V1, V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली ये है। करंट जो है वो I है। ठीक है, करंट का वैल्यू क्या है, I है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो V1 का वैल्यू निकालेंगे, V2 का वैल्यू निकालेंगे और V3 का वैल्यू निकालेंगे, वो कैसा कितना होगा। तो याद करना ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ के अनुसार आपको पता है I = V / R, या आप ऐसे भी याद रखते हो V = IR। अब इस भी फॉर्म में याद रखो V = IR, है ना, V = IR। तो इस ढंग से हम क्या करते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं V1 का वैल्यू, है ना, यदि हम फाइंड करना चाह रहे हैं V1 का वैल्यू। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो तो ठीक है, क्योंकि इसको हम पूरा कंप्लीट हम इरेज कर देते हैं और स्टार्टिंग यहां से हम लिखने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर, हो गया सर, ले लिया। ध्यान देना, देखो तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एज पर ओम्स लॉ V1 V क्या होता है, IR होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V = IR। आयर तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस R1, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1 का वैल्यू कितना होगा, तो V1 का वैल्यू हम बोलेंगे करंट I × R। तो इसमें करंट है I करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना है, R1। R1 V1 = I × R1। R1 हम लोग बोलेंगे V2 =
यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके एंड्स पे, तो हम बोलेंगे IR होता है फॉर्मूला मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो I, रेजिस्टेंस कितना है R, R2 R2 है ना। फिर हम बोलेंगे V3 का वैल्यू यदि हम लोग लेंगे V3 का IR3 IR3, है ना। तो ये तीनों आ गया V1 V2 V3, ये तीनों को मिला के हम चलो इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। अब देखो एक इक्विवेलेंट हम सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का सिंबल है, अब क्या करना साइड में बनाना, तो आप राइट साइड में बनाना एक डायग्राम और एक जो ये जो तीन लाइन हम खींचे हैं इसका मतलब इक्विवेलेंट का सिंबल है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब कि इसी के बराबर का, इसी के बिल्कुल सारा प्रॉपर्टी सेम वाला एक रेसिस्टर एक सर्किट है, जहां पे मान लो कि ये बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है और तीन रेसिस्टेंस ना लगा के हम एक ही रेसिस्टर लगा रहे हैं और उसका रीडिंग कितना है RS, उसका रीडिंग कितना है RS। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है, करंट यहाँ पे I था, यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा I होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है। तो आप देखो ये रेसिस्टर है RS, जो रेसिस्टर है ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी से, तो हम रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आप कनेक्शन दिखा सकते हो कि एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। ये 3 के बजाय रेसिस्टर हम लगा रहे हैं, हाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है मतलब क्या तीनों की बराबरी करके अकेले रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू तो बोलेंगे V इक्वल टू क्या होता है I R होता है, RS R की जगह पे क्या है RS, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं RS either equivalent resistance, equivalent resistance of the connection या combination of the combination, combination कौन सा combination resistors, हाँ। अब देखो बैटरी जब V वोल्ट का है, यहाँ पे भी बैटरी V वोल्ट का ही है, तो टोटल कितना रेसिस्टेंस, सॉरी बैटरी V वोल्ट का है, टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, हम कहेंगे V1 V2 V3 तीनों मिलाएंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा कितना V, तो इसलिए हम therefore V equal to V1 plus V2 plus V2 plus V3। अब क्या करते हैं तीनों का वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे ये तीनों का वैल्यू पुट करते हैं V का वैल्यू कहां से I RS, V1 का वैल्यू हम लोग लेंगे, V2 का V3 का, तो क्या पा रहे हैं IR1 IR2 IR3। तीनों से I कॉमन आएगा, तो I कॉमन है ना, तो क्या आएगा R1 R2 R3। ये क्या हो जाएगा I RS, मतलब I कैंसिल हो गई, Yes sir। फाइनल जो वैल्यू आएगा कि RS इक्वल टू R1 R2 R3। एक्सप्रेशन, मतलब तीन यदि रेसिस्टर्स है, ज्यादा भी हो सकता है 4 होगा, तो सिंपली क्या होगा टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में RS इक्वल टू R1 प्लस R3 प्लस R4 भी हो जाएगा R4। ठीक है। ये आपका डेरिवेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, Yes sir। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले